हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मदन नेगी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए होने वाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत पर विदेशियों ने कब से आक्रमण किया, कितने यहाँ वंश हुए, तो उनको देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अरब आक्रमणकारियों की। तो दोस्तों, भारत पे सबसे पहले अरब आक्रमणकारियों में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, पहला। दूसरा, तुर्कों का आक्रमण, और इन तुर्क में आ जाता है महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी था, गजनी का ये रहने वाला था। तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कई बार इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि भारत पे 17 बार आक्रमण किसने किया, तो वो किया था महमूद गजनवी ने। और इसने हर बार क्या किया, वहाँ अपने देश गजनी से आता, लूटपाट करता और फिर वापस चला जाता। यहाँ अपना राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि यहाँ की जो धन संपदा है उसको अपने देश ले जाता था ये। और इसने सन 1000 से लेकर के 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। और 1025 में इसने सोमनाथ जो मंदिर काफ़ी फेमस था उस पर आक्रमण किया, उसको लूटा, उसको ध्वस्त किया, तोड़ा, और वहाँ जो भी धन संपदा थी सारा अपना देश ले गया। फिर इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट है कि इसके जो दरबारी कवि थे महमूद गजनवी के, ये थे दो, एक अलबरूनी और दूसरा फिरदौसी। कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे, तो ये आ जाता है अलबरूनी और फिरदौसी। चलिए फिर नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी, इससे तो आप परिचित ही होंगे। तो इसने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। जब ये अपने देश से हिंदुस्तान में राज करने के लिए आ रहा था, दिल्ली की शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। लेकिन इसने सबसे पहले क्या किया कि मुल्तान पर इसने आक्रमण किया। और मुल्तान जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन इसने मुल्तान पे आक्रमण किया। और वहाँ 1175 में वहाँ तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी। लेकिन उसको वहाँ से लेकर के दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लंबा वक्त लग गया। 1191 तक वो सफल नहीं हो पाया था अपने उद्देश्य में कि दिल्ली में शासन सत्ता स्थापित कर सकूं। लेकिन फिर उसके बाद 1192 में तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हुई, बुरी तरीके से वो परास्त हुआ, पकड़ा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया। फिर दोबारा 1 साल बाद मोहम्मद गौरी फिर आता है तैयारी के साथ में। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अंतिम हिंदू जो सम्राट था, शासक था दिल्ली में, वो था पृथ्वीराज चौहान, और वो पराजित हुए 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के हाथों। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया मोहम्मद गौरी ने। और यहीं से जो मुगल सल्तनत थी और उसके बाद जो अंग्रेज आए, हमेशा के लिए भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। फिर उसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। ये वही जयचंद था जिसने आमंत्रित किया था मोहम्मद गौरी को किस पे? पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के लिए। इसी ने इनवाइट किया था कि तुम आओ और पृथ्वीराज चौहान को हराओ। लेकिन फाइनली उसने उसको तो हराया है, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ा और जयचंद को भी इसने लड़ाई में पराजित किया और इसको भी मौत के घाट उतारा। उसके बाद आता है सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कब इनके हाथ में शासन सत्ता आई। तो गुलाम वंश, ये मोहम्मद गौरी ने जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, तो इसने अपनी जो शासन सत्ता थी उसने स्वयं तो नहीं किया राज, लेकिन इसने जो गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने दिल्ली का शासक इसको नियुक्त किया था। तो इसने गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1206 में, और इसकी
स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो ये गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1206 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो हो गई थी 1210 में। कुतुबुद्दीन, इसने मात्र 4 साल राज किया और उसके बाद एक दिन चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। कई बार इस तरीके से भी आता है कि क्या खेल खेलते समय हुई, तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। कब? 1210 में। और फिर क्या हुआ कि इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर इल्तुतमिश हुआ, फिर अन्य शासक हुए, लेकिन 1236 में दिल्ली की शासन सत्ता रजिया के हाथों में आई, जो कि प्रथम महिला शासिका थी, और 1240 तक उसने राज किया था। 1236 से लेकर के 1240 तक। 1240 में इसको मार दिया गया था, इसकी हत्या कर दी गई थी रजिया की। फिर उसके बाद गुलाम वंश खत्म होने के बाद फिर आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश 1290 में जो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में। और 1290 में इसने स्थापना तो की थी, लेकिन इसी का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसने इसकी हत्या करवा करके दिल्ली के शासन पे खुद आधिपत्य किया। और फिर तुगलक वंश, जब खिलजी वंश समाप्त हो गया तो फिर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की। दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 में, जिसका प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। और इन्हीं के आगे जो होने वाला जो काफ़ी फेमस इतिहास में रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी कि कई नीतियां असफल रही। दुआ में कर वृद्धि, सिक्के चलाना और राजधानी परिवर्तन, ये इसी तुगलक वंश से संबंधित वो था। तो तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 ईस्वी में। और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, जब तुगलक वंश खत्म हो गया उसके बाद खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना 1414 में। और उसके बाद जो सल्तनत काल था लोधी वंश की स्थापना हुई थी 1451 में, और इस लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। तो दोस्तों ये थे कुछ मध्यकालीन भारत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इसी क्रम को हम जारी रखते हुए अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद लोधी वंश के बाद जो मुगल वंश आ जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।